नमस्कार दोस्तों, हमने इस अध्याय का जो पहले के पार्ट है, 2 पार्ट पढ़ लिए थे। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यदि पसंद आए तो आप कृपया लाइक करें, जो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे से आगे हम जो वीडियो बनाते रहें। अब विदेशी यात्रियों के तान। स्थानीय साहित्य से प्राप्त जानकारी को विदेशियों द्वारा ब्यूरो से बढ़ाया जा सकता है। भारत में समय-समय पर जो ग्रीक, रोम और चीन के आगमन तक आते रहे। जो भारत में जो समय पर है, ये कई जो मतलब यात्री ग्रीस से रोम और चीन आगमन तक आते रहे। यदि कोई राजदूत बनकर आया, कोई राजदूत, कोई यात्री या कोई धर्म के अध्ययन के लिए आया। उन्होंने जो कुछ देखा, वो वृत्तांत छोड़ गए। जो कुछ देखा, उन्होंने वृत्तांत छोड़ गए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक ग्रीक राजदूत आया था। कौन सा आया था? मेगास्थनीज नामक ग्रीक राजदूत आया था। मेगास्थित की रचना कौन सी है? इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक जो ग्रंथ की रचना की थी। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा राजदूत आया? मेगास्थनीज। कौन सी रचना थी? इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका मूल पाठ आज भी नहीं मिलता है, जो मूल पाठ नहीं है, लेकिन कुछ अंश परवर्ती उसके जो बाद लेखक थे, जो ग्रीक लेखक थे, उनकी रचनाओं के उद्धरणों के रूप में सुरक्षित रह गए। उनके जो कुछ अंश है, जो उसके बाद के जो लेखक थे, उनके अ, उनको सुरक्षित रह गए। इन्हें एकत्रित करके पढ़ा जाए तो जो प्रशासन की व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सामाजिक वर्गों तथा आर्थिक गतिविधियों की बहुमूल्य जानकारी मिलती है। ठीक है। अब पहली और दूसरी शताब्दी ईसवी ईसवी के ग्रीक और रोमन तांतों में कई भारतीय बंदरगाहों और उनकी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। जो पहली और दूसरी ईसवी के में ग्रीक और रोमन तांतों में जो रोमन के वृत्तांत है, उनमें कई भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, जिनका व्यापार भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच होता था। जिनका व्यापार तो था भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में होता था। इस संबंध में ग्रीक में लिखे गए एरिथ्रियन सी और टॉलमी के ज्योग्राफी बहुमूल्य सामग्री बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो टॉलमी के ज्योग्राफी है, वो बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। चीनी यात्रियों में फाहियान और हेनसांग का नाम लिया जाता है। चीनी यात्रियों में से फाहियान और वेनसांग का नाम लिया जाता है। दोनों फाहियान और अहिंसा दोनों ही बौद्ध थे और इस देश में बौद्ध तीर्थों के दर्शन और बौद्ध धर्म के अध्ययन करने आए थे। फाहियान और अहिंसा किसके साथ? दोनों ही बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों और उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने आए थे। ईसा की 5वीं शताब्दी में भारत में आए फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का वर्णन किया है। किसकी? भारत में जो 5वीं शताब्दी में आए फाहियान और जो गुप्तकालीन स्थितियों का वर्णन किया है। जबकि हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल का वैसा ही ब्यौरा दिया है। जो हेनसांग है, उसने 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में वैसा ही ब्यौरा दिया है। हेनसांग ने उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष भी बड़े विस्तार से वर्णन किया है। जो उत्कर्ष का बड़े ही विस्तार से अध्ययन किया है। अब इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी? अपन ने याद किया, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। भारत में आने वाले जो चीनी यात्रियों के नाम लिखिए, फाइयान और हेनसांग। फाइयान और हेनसांग ने ठीक है। अब अब है नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का उल्लेख किसने किया था? के विद्यालय का हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का विस्तार से वर्णन किया। किसने किया था? हेनसांग ने। अब इतिहास की बदलती अवधारणाएं। अब इतिहास की बदलती अवधारणाएं क्या है? एक अवधारणा एक अवधारणा जो विशेषकर पश्चिमी विद्वानों द्वारा फैलाई गई है और भारतीय विद्वानों में इतिहास लेखन का कोई बोध नहीं था। एक धारणा जो विशेषकर पश्चिमी विद्वानों द्वारा फैलाई गई कि भारतीयों में इतिहास का लेखन का कोई मतलब एक उन पश्चिमी जो इतिहासकार है और वो जो पश्चिमी विद्वान हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि भारत में कोई इतिहास का बोध नहीं था। मगर पश्चिमी विद्वानों ने, ठीक है, कि भारतीयों में कोई इतिहास का कोई बोध नहीं था। मगर ये सही नहीं है। वास्तव में भारतीयों का इतिहास लेखन बोध पश्चिमी लोगों से भिन्न था। पश्चिमी लोगों से इतिहास बोध भिन्न था। पश्चिम में घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखा गया। पश्चिम में क्या हुआ? घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखा जाता था। जबकि
प्राचीन भारत में इसकी पद्धति भिन्न थी। प्राचीन भारत में इसकी पद्धति भिन्न थी। इसका उदाहरण हम पुराणों में देख सकते हैं। इसका हम पुराणों में देख सकते हैं, जिनमें 4 पुराण हैं। 4 विभिन्न युगों सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग का उल्लेख मिलता है। 4 जिसमें 4 विभिन्न युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में का उल्लेख मिलता है और हर युग के शासकों और राजवंशों की विस्तृत सूची भी हमें मिलती है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त उत्कीर्ण लेखों की बड़ी संख्या मिली है। उत्कीर्ण लेखों की भी बड़ी संख्या मिली है, जिसमें विभिन्न राजवंशों के राजाओं की वंशावलियों का और साथ ही उनकी उपलब्धियों का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि भारतीयों को घटनाओं के समय काल तथा जो स्थान बुनियादी बोध था। काल और स्थान का बुनियादी बोध था। प्राचीन भारत के इतिहास के आधुनिक खोज 1765 में हुई, जब बंगाल और बिहार में प्राचीन भारत के इतिहास की आधुनिक खोज 1765 में, जब बंगाल और बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण जब बंगाल और बिहार कब आए? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आए। जो प्राचीन भारत के इतिहास की जो वर्तमान स्वरूप अपने जो आधुनिकता में खोज है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया तब हुई। हिंदू विधि व्यवस्था लागू करने के लिए अंग्रेजों भारतीय विधि के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति, कौन सी है? मनुस्मृति 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। 1776 में मनुस्मृति का किसमें? जो भारतीय विधि के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है, उसका 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजों ने भारतीय नियमों और आचारों को जानने के लिए आरंभिक प्रयत्न किए। जो प्रारंभिक प्रयत्न किसने की? अंग्रेजों ने कब किए थे? आरंभिक में प्रयत्न किए। उन्हें 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ पूर्णता हुई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी में बंगाल की स्थापना के साथ पूर्ण हुई। ऐसी अन्य कई सोसाइटियों के तत्वाधान में हिंदू धार्मिक तथा शास्त्रीय लेखन का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसके अध्ययन को सबसे पहले अधिक बल जर्मनी में जन्मे विद्वान मैक्स मूलर के प्रयत्नों से मिला। किसके? जर्मनी में जन्मे मैक्स मूलर के प्रयत्नों से मिला। अंग्रेजों ने जल्द ही समझ लिया था कि भारत पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए उनके धर्म ग्रंथों और समाज व्यवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है। अंग्रेजों ने भी ये समझ लिया था कि भारतीयों पर अच्छी तरह से शासन के लिए उनके धर्म ग्रंथों और समाज व्यवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है। उनके मैक्स मूलर जो अंग्रेजों ने मतलब उनको समझना चाहते थे कि भारतीयों को समझने के लिए अच्छी तरह से भारतीयों को समझे कैसे, उनको वश में जल्दी कैसे करें, तो उनके लिए उनके धर्म ग्रंथों और समाज व्यवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है। ईसाई मिशनरियों ने भी भारतीयों का धर्मांतरण करने में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों की अधिक जानकारी की महसूस किया। जो ईसाई मिशनरीज थे, जो ने भारतीयों का धर्मांतरण करने और ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के लिए रीति रिवाजों की अधिक जानकारी हासिल करने की, जो रीति रिवाज है उनकी जानकारी को महसूस किया। भारतीय लेखन का अनुवाद करते हुए पश्चिमी विद्वान हैं ने भारतीय परिवर्तन के प्रति अनुत्सुक होते थे और अत्याचारी शासन के अभ्यस्त हो चुके थे। जो पश्चिमी विद्वानों ने बताया कि भारतीय परिवर्तन अत्याचारी का अभ्यस्त हो चुके थे। सन 1904 में विसेंट ए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? विसेंट ए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। यह प्राचीन भारतीय का पहला व्यवस्थित इतिहास था। जो प्राचीन भारत का व्यवस्थित इतिहास था, किसने लिखा था? विसेंट ए स्मिथ ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेखन में इसमें इतिहास को ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखा है। लेखन में कैसे? इतिहास को ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखा गया है। भारत में ब्रिटिश शासन को आवश्यक ठहराने की चेष्टा की। उन्होंने कहा ब्रिटिश शासन आवश्यक है। अंग्रेजों ने तानाशाही को बनाए रखने के लिए इसने अच्छी प्रचार सामग्री का काम किया। इसके अच्छी प्रचार सामग्री का काम किया। भारतीय विधान विशेषकर जो
विशेषकर जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, भारतीय विद्वान जो विशेषकर पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करते थे, वो इस बात से बड़े परेशान थे कि अंग्रेज लोग भारतीय इतिहास को अपने नजरिए और हित के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जो अंग्रेज हैं, जो भारतीय इतिहास को है अब तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार पेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर उसमें कुछ इतिहास को फिर से लिखने दायित्व तो राष्ट्रीय भावना से फिर लिखने का दायित्व उठाया ताकि भारतीय संस्कृति गौरव को दुनिया के सामने लाया जा सके। इसमें दो महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, वो थे आर जी भंडारकर और वी रजवाड़ा। ये थे, ठीक है। ये जी वी के रजवाड़े 1869 से 1926 तक और जी भंडारकर 1837 से 19 जिन्होंने इन्होंने अनेक स्रोतों सामग्री को एकत्रित करके सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। ऐसा करते हुए उन्होंने बाल विवाह, जाति प्रथा जैसी कुछ सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया, विधवाओं के पुनर्विवाह की हिमायत की और पीवी काणे पीवी काणे जो 1880 से 1972 का योगदान था, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र शीर्षक विराट ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय समाज के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला। जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र और विराट ग्रंथ की शीर्षक एक विराट ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारतीय इतिहास की प्रमुख जो तत्व थे उनके प्रकाश डाला। क्या क्या भारतीय इतिहास में हैं। इन भारतीयों के विद्वानों ने राजनीति संबंधी प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया ताकि प्राचीन भारतीयों का प्रशासन सुबोध संबंधी बुद्धि को प्रमाणित किया जा सके। डी आर भंडारकर 1875 से 1950 तक पुरालेख विद्वा के विद्वान थे। वे भारतीय इतिहास संस्थाओं को लिखे हुए ग्रंथ है उन ग्रंथ प्रकाशित किया करते थे। एच सी राय चौधरी जो भारतीय इतिहास के लेखन का पुनः लेखन किया, जो इन्होंने 1852 से एच सी राय प्राचीन भारत के इतिहास का पुनः लेखन किया और इसमें कई बिंदुओं जैसे वी ए स्मिथ ने आलोचना की थी। कई बिंदुओं जिसमें वी ए स्मिथ ने आलोचना की थी। आर सी मजमूदार 1880 से 1980 के लेखन में यह बात भी मजबूती से उभरती है कि उन्होंने कई खंडों में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल का संपादन किया। उन्होंने कई खंडों में जो आर सी मजमूदार ने किया, उन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर और इंडियन पीपुल्स का संपादन किया। 1960 तक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित भारतीय विद्वान ने अपने क्षेत्रों के और भारत के इतिहास के गौरव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते रहे और 1960 तक राष्ट्रीय बढ़ाते रहे। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय शासकों को अत्याचारी और निरंकुश होने होने का जो मिथक गढ़ा था, उसे तोड़ने का श्रेय अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को जो अत्याचारी और निरंकुश होने का मिथ्या जड़ा जाता था, ठीक है। उन्होंने प्राचीन भारतीय गणतंत्र और स्वशासन के बारे में अस्तित्व लिखा। जो अंग्रेजों द्वारा भारत के जो पुराने शासक थे उनको क्या कहा था, उन्होंने तानाशाही बताया था और उन्होंने भारतीय गणतंत्र और स्वशासन के अस्तित्व के बारे में भी लिखा। उस बुक थी जो हिस्ट्री एंड कल्चर इंडियन पीपुल्स का संपादन किया और उन्होंने जो विद्वान आए भारतीय विद्वान आए, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो इतिहास में तोड़ मरोड़ कर पेश किया उसका खंडन भी किया। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में नई प्रवृत्ति छाने लगी। अब राजनीतिक इतिहास को हटाकर समाज और अर्थव्यवस्था के इतिहास पर अधिक बल दिया जाने लगा। इस प्रकार की पहली रचनाओं में से एक ए भाषम 1914 से 86 तक लिखित द वंडर वेट वॉज इंडिया, डी कौशाम्बी 1907 से 1966 में ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में यह परिवर्तन और भी स्पष्ट हुआ। उनका लेखन प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक आर्थिक पक्ष को लेकर चला। उनका जो लेखन है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में परिवर्तन हुआ और उनका लेखन जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में सामाजिक आर्थिक पक्ष को लेकर चला। उनके पश्चात बहुत सारे विद्वान इतिहासकारों ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया और अपने लेखन और सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर केंद्रित किया। उनका प्रमुख बल उत्पादन के साधनों और विभिन्न समूहों इतिहास के बारे में
आर्थिक इतिहासों के संबंध में रहा। अब स्वतंत्रता के बारे में उभरी हुई पाठ्यक्रम प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जो लेखन की उभरी हुई प्रवृत्ति है, उसके ऊपर प्रवृत्ति जो है वो अपन डालेंगे। अब अब भारतीय इतिहास की विषय वस्तु। अब विषय वस्तु क्या है? भारतीय इतिहास की जो विषय वस्तु है, अतीत के संपूर्ण ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को समाज के विभिन्न पक्षों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। जो अतीत के संपूर्ण ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न पक्षों जागरूक करना आवश्यक है। इन पक्षों में विषय वस्तु कहा जाता है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई उन्हें उनकी जानकारी मिलती है। जो अतीत से हमें जो ये जो पक्ष है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी घटनाएं हुई है उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इन तमाम क्षेत्रों में जो घटनाएं इतनी परस्पर संबंधित होती है, इनके बीच सीमाएं अक्सर टूट जाती है। इनके बीच में समय, उदाहरण के लिए जब प्रारंभिक वैदिक युग में गोपालक समाज उत्तर वैदिक काल में बस्तियों में बसे कृषक समाज में बदला। गोपालक समाज जो उत्तर वैदिक काल में जो प्रारंभिक वैदिक युग में उत्तर वैदिक जो कृषक समाज था वो गोपालक समाज गोपालक जो समाज उत्तर वैदिक काल में जो कृषक समाज में बदला, तो परिणाम स्वरूप राजनीतिक पद्धति में भी परिवर्तन हुआ। किसमें? राजनीतिक पद्धति में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसके बाद गोपालक समाज में राजा गोपति कहलाता। गोपालक समाज में राजा क्या कहलाता था? गोपति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वह भूपति। कृषि आधारित व्यवस्था के लिए क्या कहलाते थे? भूपति। कृषि आधारित व्यवस्था के लिए भूपति कहलाते थे। साथ ही अब युद्ध दूसरों की गाय छीनने के लिए नहीं बल्कि अधिक भूमि हासिल के लिए। अब साथ ही युद्ध दूसरों की गाय छीनने के लिए नहीं बल्कि अधिक भूमि हासिल करने के लिए होने लगे। राजा क्रमशः राजा क्रमशः अधिक शक्तिशाली होने लगा। राजा क्या होगा? अधिक शक्तिशाली होने लगे और राजा का पद वंश परंपरा से मिलने लगा। हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, प्राय उनका प्रभाव बड़ी-बड़ी घटनाओं पर पड़ता है। प्राय उनका बड़ी-बड़ी घटनाओं। इस पाठ्य सामग्री में आपको कला, स्थापत्य, जाति व्यवस्था, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी आदि के बारे में विकास की ही नहीं बल्कि धार्मिक पंथों के बारे में जानकारी और आचार अनुष्ठान की जानकारी मिलती है। अब ये पाठांत प्रश्न है, हम करेंगे। अब धन्यवाद। अब ये चैप्टर समाप्त हुआ है, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे धन्यवाद।